Hello viewers, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce, your gateway to mastering business and finance concept. इस चैनल का मेन पर्पस है कॉमर्स सब्जेक्ट को इजी, क्लियर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझना. In this video, I will be discussing UGC नेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपको ड्रीम फैकल्टी पोजीशन के करीब ले जा सकती है. अगर आपका ड्रीम है यूजीसी नेट क्लियर करना और फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी परस्यू करना, देन यू आर एट द राइट प्लेस. सो स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी विद इजी पीजी कॉमर्स. यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट स्टडी और प्लान से क्रैक होता है. तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक टू द कंटेंट विच शोज़ दैट व्हाट यू गाइज विल लर्न इन दिस वीडियो. हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जहां हम ये देखेंगे कि हम लोगों को किस स्ट्रैटेजी की हेल्प से पेपर 1 की स्टडी करनी है और कौन कौन से टॉपिक पेपर 1 में ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पेपर 1 में स्कोरिंग होने वाले हैं. हम अभी आगे इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे. अब बात करते हैं पेपर 2. पेपर 2 बेसिकली जो स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है. तो हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा. तो अगर हम कॉमर्स से यूजीसी नेट दे रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हमारे लिए हमारा एडवांटेज होना चाहिए. हमें इसका अपना एज एन एडवांटेज इस सब्जेक्ट को यूज़ करना है और इसमें अपनी अच्छी से मेहनत करके इस सब्जेक्ट में के पेपर में अपने आप को स्कोरेबल बनाना है. राइट. नेक्स्ट बात करते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स. अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक कॉमर्स सब्जेक्ट में हाई वेटेज रखने वाले हैं. देन बात करेंगे डेली एंड वीकली स्टडी प्लान्स की, कि हमें डेली बेसिस पर कितना टाइम पेपर 1 को देना है, कितना टाइम पेपर 2 को देना है. फिर वीकेंड्स पर हमको क्या मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर हमें PYQs लगाने हैं. फिर हम देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आंसर पता है फिर भी हम ओवर स्मार्टनेस से या फिर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर को टिक कर देते हैं. तो हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है. राइट. और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 के कंटेंट्स में कैसे बैलेंस रखना है. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउ द क्वेश्चन इज़ हु शुड वॉच दिस वीडियो. मतलब ये वीडियो किसके लिए बेनिफिट रखेगा. ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पिरेंट्स हैं. ये वीडियो टारगेट करने वाला है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को. ठीक है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम नेट को देने जा रहे हैं या जो फर्स्ट अटैम्प्ट अपना इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम का देने वाले हैं जून 2026 में. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका टारगेट ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकालना या फिर JRF क्लियर करना है. JRF स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप. इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो PhD की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनको JRF की स्कॉलरशिप दी जाती है, फेलोशिप जिसको हम बोलते हैं, अपनी PhD करने के लिए. राइट. नेक्स्ट है कॉमर्स ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो अभी BCom या MCom कर रहे हैं और उनका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है. चाहे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी पढ़ रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस देगी. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड एंड मेक योर प्रिपरेशन ईजियर एंड स्मार्टर. So on going forward, now let's understand exam pattern of UGC NET 2026. सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि UGC NET के एग्ज़ाम में हमें कौन से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है या फिर कितने पेपर्स हमें अटेम्प्ट करने होते हैं. तो बेसिकली UGC NET का एग्ज़ाम के अंदर हम UGC नेट 2026 की जब अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 2 रहने वाले हैं आप लोगों के. पेपर 1 जो कि जनरल होगा,
और पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। पेपर 1 कॉमन होता है जो बेसिकली आपकी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, और पेपर 2 रहता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो हमारा जैसे हमने अगर एमकॉम किया हुआ है तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा पेपर 2 का कॉमर्स, किसी ने एमबीए किया हुआ है तो उसके लिए पेपर 2 रहेगा मैनेजमेंट। तो यहाँ पर भी लेकिन आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि दोनों ही पेपर्स इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 के रहते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो कितने हो गए टोटल, देखते हैं अभी। हर एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, राइट। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चंस, तो मार्क्स हो गए टोटल 150 इंटू 2 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। अभी ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक तरीके का प्लस पॉइंट है, क्योंकि अपन सब किससे डरते हैं, सब बच्चों को डर है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, जितना आता नहीं होगा उतना तो गलती हो जाएगा, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिलेबस को सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी टॉपिक्स को भी समझेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम इस स्मार्ट तरीके से अपना पूरा सिलेबस विद इन अ टाइम कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस को समझने से आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि हमें इतना अगर पता है कि भाई पेपर 2 कॉमर्स का होने वाला है, पेपर 1 जनरल पेपर है, लेकिन अगर आप सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं देन आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, स्कोरिंग आप अपने पेपर को स्कोरिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले पेपर 1 में कौन कौन सी यूनिट्स आने वाली हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस ब्रॉड है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो ये स्कोरिंग भी बन जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 1 और पेपर 2 को आप साथ बैलेंस करके कैसे पढ़ेंगे ताकि ओवरलोड भी ना हो, क्योंकि अभी आप पेपर 1 की 10 यूनिट्स देख रहे हैं, देन आप पेपर 2 की 10 यूनिट्स को कवर करेंगे, तब आपको लगेगा सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है बट टाइम तो हमारे पास कम है। तो समझते हैं, सबसे फर्स्ट यूनिट इज ऑफ होती है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है वो बेसिकली आपकी डिपेंड करती है आपके खुद के एप्टीट्यूड पर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस यूनिट के लिए आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा। इसमें हम बेसिकली अगर फोकस करें कि कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स आज के टाइम पे टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, या कौन कौन से टाइप के इवैल्यूएशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इस टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में बेसिक आपका खुद का एप्टीट्यूड ही टेस्ट होता है, क्योंकि आप आगे जाकर टीचर ही तो बनने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके स्मार्ट थिंकिंग से ही सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। सेकेंड इज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट में आपको रिसर्च पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपकी देखोगे आप इसमें कि रिसर्च टूल कौन कौन से हैं, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ये सब हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कौन सा मॉडल किसने दिया है, मास मीडिया एंड सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या है कम्युनिकेशन में, या उनका कम्युनिकेशन में क्या रोल है, ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप जो मैथ्स में करते थे ना, जब हम लोग मैथ्स सॉल्व करते हैं तो डीआई सॉल्व करते हैं, बार ग्राफ बन के आता है, पाई चार्ट बन के आता है, जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को एमसीक्यूज़ के आंसर देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में हम गो थ्रू करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कि इंडिया में एजुकेशन कैसे आया, कौन कौन सी कमीशन सेटअप की गई इंडिया में एजुकेशन को लाने के लिए, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसके थ्रू इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बेसिकली हम नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आज प्रेजेंट वो कहाँ पर हैं, या उस समय वहाँ उस सारी यूनिवर्सिटीज़ में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पीपल एंड इन्वायरमेंट यूनिट। पीपल एंड इन्वायरमेंट में ये यूनिट तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट सिनारियो पे फोकस करने वाली है। यहाँ पे आप करंट में जो न्यूज़ चल रही होगी या लेटेस्ट जो न्यूज़ है इससे भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ काम आएगी कि अभी या जैसे कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, या फिर
कौन कौन सी गैसेस ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं, या फिर मार्बल कैंसर किस गैस को बोलते हैं। यहाँ पे हम बेसिक बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑफ आईसीटी, दैट इज़ ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड। कंप्यूटर रिलेटेड है कि कंप्यूटर कौन सी, मतलब किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसमें ये सब बात करोगे। फाइल एक्सटेंशंस आपको आने चाहिए, और आपको आना चाहिए कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, रैम क्या होते हैं, बस टोपोलॉजीज़ क्या हैं। इसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट को रीड करोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली हम लोग जो पैसेज सॉल्व करते थे, जब हम लोग 10th-12th में हमने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था, एक पैसेज आता है, उससे रिलेटेड हमें MCQs रहते हैं, उसमें हमें आंसर ढूंढ के लगाने होते हैं, तो वही सेम होने वाला है, ठीक है। और अगली यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें हम इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे, वेस्टर्न लॉजिक पढ़ेंगे, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हेतुवाभास क्या होते हैं, ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पर नंबर सीरीज़ आ सकती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आ सकती है, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सभी यूनिट का एटलीस्ट रोड मैप तो माइंड में डेवलप हो ही गया हो कि हमें 10 यूनिट्स आने वाली हैं पेपर 1 में, जिसे हमें 1 बाय 1 कवर करना है। और ये तो हमें PYQs या मॉक टेस्ट लगाने पर ही पता चलता है कि किस यूनिट में हमें ज़्यादा फोकस करना है, या फिर कौन सी यूनिट ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अगर हम बात करें, चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की, कॉमर्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम जो यूनिट्स कवर करने वाले हैं वो होती हैं, सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट की पहली यूनिट रहती है, जिसमें हम बेसिकली कुछ एक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट, इन सब की स्टडी करते हैं। दूसरी बात करते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम अपने जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, फिर एक अगला टॉपिक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अलग अलग टेक्निक्स होती है, कैपिटल बजटिंग की यूनिट अलग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो सब अलग है, कि बेसिकली फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे होगा। एक कंपनी में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फाइनेंस को ब्लड ऑफ बिजनेस माना जाता है। तो कहाँ कहाँ से, किस किस सोर्सेज से वो फाइनेंस अरेंज करेगा, ये सब बेसिकली हम इसमें स्टडी करेंगे। अगली है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपने कहीं ना कहीं 10th 11th 12th में भी स्टडी करी है, इकोनॉमिक्स तो 11th 12th में भी हम पढ़ते हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन बिजनेस रिलेटेड अभी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। तो बैंक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे, कब बैंक, कौन कौन सा बैंक किस काम के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, किस ईयर में बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से होते हैं, या फिर प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड मार्केट्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, और मार्केट की भी स्टडी करने वाले हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप पढ़ के आए हो ना, HRM रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, JD क्या होता है, JS क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ये सब। फिर बिजनेस मैनेजमेंट में आप बेसिकली बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड की यूनिट। इसमें हम जो हमने पेपर 1 में पढ़ा था ना, रिसर्च रिलेटेड जो यूनिट थी, सेकंड यूनिट, तो वो कहीं ना कहीं सेम सिलेबस ही है रिसर्च मेथड्स का भी, बट यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स का भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं, और कोरिलेशन रिग्रेशन, इन सब से रिलेटेड स्टडी करेंगे। फिर है लीगल एस्पेक्ट का। तो इसमें आप सारे लॉज के रिलेटेड स्टडी करोगे, कंपनीज एक्ट कब आया, MRTP एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इन सब एक्ट के बारे में पढ़ोगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहाँ आया, कब आया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया, ये सब। नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है वो इनकम टैक्स रिलेटेड है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, सारे डिडक्शंस, इनकम टैक्स में सारी यूनिट्स को कवर करना होता है। ये वाला जो यूनिट है ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी आपकी इसमें, लेकिन अगर आपने एक बार स्टडी कर ली तो ये स्कोरिंग भी बन जाएगा उतना ही, ठीक है।
Now let's talk about the most important part, that is of time management. क्योंकि विदाउट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन आपकी हमेशा ही हमेशा इनकम्प्लीट रह जाएगी. अगर आपने आइडल डेली शेड्यूल को फॉलो नहीं किया है या नहीं करोगे तो आपका सिलेबस बच रह जाएगा और एग्ज़ाम आ जाएगा. ठीक है, तो जो डेली शेड्यूल की बात करते हैं, तो पेपर 1 में आपको डेली की बात बताऊं तो आपको पेपर 1 में एटलीस्ट 1 आवर तो डेली बेसिस पे देना ही पड़ेगा. क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको ऊपर ऊपर से स्टडी नहीं करनी, इन डेप्थ स्टडी करनी होगी. पेपर 2 में आपको, इसमें तो 4 आवर्स मेंशन करे हैं मैंने, बट चल जाएगा अगर आप इसमें 3 आवर्स भी देते हैं, लेकिन वो 3 आवर्स आपको प्रॉपर एफिशिएंटली देने पड़ेंगे. क्योंकि उन 3 आवर्स में आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे ये 3 टॉपिक या ये 4 टॉपिक कवर करने हैं और उन 3 आवर्स में उनको कंप्लीट भी करना पड़ेगा. और फिर रिवीजन तो आप रखिए, जितनी भी एक दिन की स्टडी करिए उसका रिवीजन आप हाफ एन आवर में करिए और डेली बेसिस पे करिए. क्योंकि एक बार पढ़ना इज़ नॉट इनफ. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मोर परफेक्ट. उसी तरीके से रिवीजन आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट बट रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगली बात करते हैं क्विक. रेगुलर रिवीजन्स तो आपको करने ही पड़ेंगे. आप नोट्स भी बनाइए जो क्विक नोट्स हों. पूरा लिखना नहीं है नोट्स में कि इसका मीनिंग ये होता है, मीनिंग को समझिए, लेकिन इसके कंपोनेंट्स ये हैं या फैक्टर्स ये हैं या इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को लिखिए. ठीक है, जहाँ जहाँ फॉर्मूलेस की ज़रूरत है तो फॉर्मूलेस को राइट डाउन कीजिए, जो स्टैटिस्टिक्स में आपको ज़रूरत ही पड़ेगा. मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट केस में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में क्या होता है. ठीक है, मीन मोड मीडियन इन सब के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए. रेंज कैसे निकाली जाती है, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सब के फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे. तभी आप इसको रिवाइज भी कर पाएंगे और तभी वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेंगे. ठीक है, अगली बात करते हैं मॉक टेस्ट एंड PYQs की. तो मॉक टेस्ट और PYQs आप डेली बेसिस पे मत लगाइए, बट वीकली बेसिस पे ज़रूर लगाइए. क्योंकि जैसे ही आपने 1 वीक में आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप उसका मॉक टेस्ट लगा के देखिए, PYQs देखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है. अभी हम एक PYQ भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आपको आइडिया दे देगा कि ये PYQ है और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. ठीक है, और मंथली बेसिस पे आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो. क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. ठीक है, चलिए, ये मैं आपके लिए एक PYQ लेकर आई हूँ जो अकाउंटिंग रिलेटेड PYQ है. तो इस टाइप के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये जो PYQ है वो कॉमर्स रिलेटेड है और इस टाइप के PYQ कॉमर्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग से. तो आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, चाहे आप BCom स्टूडेंट हो चाहे आप MCom स्टूडेंट हो. तो हम 11th क्लास में जब अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तभी हमारा पहला चैप्टर होता है अकाउंटिंग, और दूसरा चैप्टर अकाउंटिंग पहला चैप्टर होता है जिसमें हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं. और दूसरा चैप्टर होता है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है. आपको 4 प्रिंसिपल्स इन्होंने नाम से दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, थर्ड इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, फोर्थ इज़ ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल. और आपको उनके मीनिंग्स उनके सामने दिए गए हैं तो आपको मैच करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर हमें ये नहीं पता है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अंदर क्या कवर होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, वो लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं. वो लोग गलत, कॉमन मिस्टेक जो हम डिस्कस कर रहे थे ना पहले, वो यही है. वो लोग देख रहे हैं कि अरे कंजर्वेटिज्म का हमें हिंदी मीनिंग तो पता ही नहीं है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं. तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की होती है कि आप ऑप्शन से मैच करिए या आप वर्ड्स के मीनिंग से रिलेट करिए. अगर हम मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की ओर देखें और मीनिंग की ओर देखें, तो मीनिंग में आपको लास्ट नंबर 4 पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड. तो क्या ये सही है? क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का कहना ही ये होता है कि आप
उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही नहीं है। जो मनी में रिकॉर्ड ना किए जाएं तो उनका रिकॉर्ड अकाउंट्स में होता ही नहीं है। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है और कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की एक। तो ये तो हम समझ गए कि डी ऑप्शन का होगा। तो एक हमारा जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो तो हमारा यहाँ पे कट होता है कि डी का तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, अभी एक मिस्टेक हो गई है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है मीन्स वो हमारा सी, फोर्थ है उसका सी होगा। ठीक है, तो अब देखिए सी का 4 किस में दिया गया है, हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 ऑप्शंस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए ना, क्रॉस कर सकते हैं हम उनको। स्मार्ट स्ट्रेटजी यही कहती है कि ऑप्शंस के थ्रू जाइए या फिर आप मनी में मतलब मीनिंग के थ्रू जाइए। अब हम बात करते हैं किसी एक और ऑप्शन उठा लेते हैं। तो अगर आप दोनों ऑप्शन देखें ए और बी तो दोनों में ही सी का 4 और डी का फर्स्ट है। तो ये भी क्लियर हो गया ना कि डी का तो फर्स्ट होगा ही होगा। डी प्रिंसिपल कह रहा है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल और वर्ड भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिवली, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। अब बची बात कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की। तो कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब हो रहा है कि लगातार लंबे समय तक एक जैसी। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी वर्ड जो है इस मीनिंग पर फिट हो रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, राइट। तो डायरेक्ट हमारा मैच हो गया कि ये बी होगा और इसका ए होगा। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को कि ए का हमारा कौन सा है, 3 का ए है, मतलब ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4th है और डी का फर्स्ट है। तो आप लोगों को समझ आया कि PYQ को सॉल्व करते समय या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय केवल यही ज़रूरी नहीं है कि आपको कंसेप्ट आना ही चाहिए। कभी कभी आप ऑप्शन में से आंसर्स बना सकते हैं या फिर लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करके आप क्वेश्चन में से भी आंसर ढूंढ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में, मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं या फिर सीरीज़ ऑर्डर में लगाने के आते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में लाइन अप करो, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो हम लोगों को केवल टॉपिक का नाम नहीं पढ़ना है, हमें टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज इतना तक पढ़ लेना है कि किस स्टेप को पहले किया जाता है, किस स्टेप को बाद में करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स रिकमेंडेशन की। तो UGC नेट पेपर 1 के लिए ये कुछ बुक्स रिकमेंड मैं आपको अपनी तरफ से कर रही हूँ और पेपर 2 के लिए कुछ ये बुक्स रिकमेंडेड हैं, आप इनको रेकमेंड कर सकते हो। लेकिन आपका कंसेप्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपके लिए बुक्स को रेकमेंड करना भी उतना उस समय हेल्पफुल नहीं रहेगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप UGC नेट का एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी विद कंसंट्रेशन कर रहे हो तो। विद कंसंट्रेशन और उसके साथ आप स्मार्ट वर्क भी करो। ऐसा नहीं है कि हमारा कंसंट्रेशन पूरा है लेकिन हम पूरा टाइम लगा रहे हैं, हम डेफिनेशन डीपली रीड कर रहे हैं, नहीं। आपको स्मार्ट वर्क यूज़ करना है। जितना जहाँ पढ़ना ज़रूरी है वो आपको PYQ उसका आइडिया देंगे कि कितना पूछा जाता है, कि आपको कितनी डीप स्टडी करनी है। तो PYQ लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड की हैं आप उसको रेकमेंड कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, लेकिन रेफ़र भी तभी कर पाओगे ना जब आपको थोड़ी बहुत भी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। क्योंकि जब आप बुक उठाएंगे ना तो बुक में एक यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग 10 से 12 पेज में ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि आप लोग बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये जानते हो कि 12th क्लास में भी आपने 11th क्लास से आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो 11th में भी अकाउंटिंग थी, भले ही उसका नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। फिर 12th में वही पार्टनरशिप अकाउंट्स के फॉर्म में आ गई, उसका नाम कंपनीज अकाउंट के फॉर्म में बदल गया। फिर आप आगे जाते हो तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ने को आपको मिलती है जब आप बैचलर्स कर रहे होते हो। फिर आप मास्टर्स करते हो तो उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाती है। तो 10 से 12 पेज में ख़त्म होने वाला कंसेप्ट नहीं है ये।
लेकिन हाँ, आपको बुक आइडिया दे देगी कि भाई इतना पढ़ना है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको स्टडी तो वास्ट में या विद एक्सप्लेनेशन आपको उसकी पर्टिकुलर बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप अपनी 11th-12th क्लास की बुक्स भी रेफ़र कर सकते हो, वो भी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी आपको करना पड़ेगा, सिलेबस को ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी पूरी बनानी पड़ेगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। नाउ फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, गो अहेड। देखो, प्रिपरेशन एक जर्नी है, कभी स्लो लगेगी, कभी टफ लगेगी, बट अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। एंड इफ़ यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।